चलिए मैं लाइव हूं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस बेहतरीन अनअकैडमी सेपियंस पे, जिसमें हम लोग हर डे क्लास लेते हैं। ठीक है, मैं चेक कर लूं मैं लाइव हूं कि नहीं। लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, लाइव हूं, बहुत ही सुंदर। आवाज भी मेरा आ रहा है, बारिश भी हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। तो हाँ, अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज पीयूष कमल एंड आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम IIT BHU। और मैं आपको अनअकैडमी स्पेशल और प्लस दोनों पे पढ़ाता हूँ। टाइमिंग अगर देखी जाए तो स्पेशल की टाइमिंग सुबह 7 से 9 चलती है, छोटी सी लंबी क्लास, सुबह 7 से 9 बजे तक। और अभी यूट्यूब की क्लास और साथ ही साथ शाम को 5 बजे। अनअकैडमी का ऐप पहली बार कभी भी इंस्टॉल कीजिएगा तो आपसे एक रेफरल कोड की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पे डाल दीजिएगा पीयूष के लाइव। ठीक है बच्चा, अनअकैडमी का ऐप पहली बार जब कभी भी इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको डाल देना है एक रेफरल कोड विच इज कॉल्ड एज पीयूष के लाइव। ठीक है, प्लस की क्लास सुबह 10 बजे चलती है, शाम को 7:30 बजे चलती है मेरी। और ये प्लस की क्लास करने के लिए आपको एक लेना पड़ेगा रेफरल कोड का यूज, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो अनअकैडमी की ऐप में ये कोड लगता है भाई, अनअकैडमी की ऐप में ये कोड लगता है। पहली बार जब कभी भी इंस्टॉल कीजिएगा तो आपसे एक छोटा सा रेफरल कोड मांगा जाएगा और उसी रेफरल कोड को कहते हैं पीयूष के लाइव। ठीक है रे बाबा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम बात करें, इसको जरा हटाते हैं, और अगर हम बात करें तो बैचेस चल रही है आपके लिए, लंबी बैचेस 22-23 वाली बैचेस, इसके लिए भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं पीयूष के लाइव, है ना। बहुत सारी बैचेस चल रही है अनअकैडमी पे, चाहे वो कोई भी बैच हो, ड्रॉपर बैच हो। और 25 अगस्त से आने वाली है ये टेस्ट बैचेस, क्लियर आ चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि अभी भैया सबसे अच्छा 28 तारीख को रे बाबा, 28 तारीख से हिंदी और इंग्लिश में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज आया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ा हुआ है ना। पहला टेस्ट 28 को है और उसके बाद अच्छा, ये टेस्ट दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश में भी है। आप नीट यूजी का रैंक प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये लिंक जो है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसको छोड़ना नहीं है, आप दे सकते हैं आराम से टेस्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन, क्लियर, आराम से टेस्ट दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और पहली बार दीजिएगा तो आपसे अगर कोड मांगेगा तो कोड के रूप में डाल दीजिएगा पीयूष के लाइव। ठीक है बच्चा, चलिए, हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा, चौथा, 28 से तो शुरू ही है। 28 को, 1 को, 4 को, 7 को, 9 को टेस्ट अपना होने वाला है। रिवाइज-a-थॉन रे बाबा 21 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। 13 दिन का रिवीजन, 38 एजुकेटर और 90 सेशन। इसमें हम भी है लाइन में। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स पूरा का पूरा आपका एक बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा। और फिर आप जानते ही हैं, प्रैक्टिस करने के लिए 11 बजे अनअकैडमी की कॉम्बैट टेस्ट, हर संडे 11 बजे, हर संडे 11 बजे रे बाबा, हर संडे 11 बजे। इसको स्कैन करके इनरोल कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है ही, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरुआत करते हैं बिना किसी तामझाम के, और बहुत ही सफलता के साथ हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, है ना, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है जानते हो ना? हाँ सर, जानते तो हैं, सारे फॉर्मूले का रिवीजन होगा भाई। ठीक है, सब चीज होगा, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, जितना भी टॉपिक है सब कंप्लीट करेंगे। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, बस आप लोग प्रेजेंस दिखाइएगा। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल मतलब है ना ये कह सकते हैं एक प्रकार से लाइट जो है ना, न घड़ का है न घाट का है, न घड़ का है न घाट का है। लाइट के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं चली हुई है। कभी कोई साइंटिस्ट कहता है कि भाई पार्टिकल है, कभी कोई साइंटिस्ट कहता है कि ये वेव है। हमेशा लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो खैर, लाइट चाहे जो भी हो, पढ़ना तो हम दोनों को है। अगर लाइट पार्टिकल है तो कोई बता सकता है पार्टिकल नेचर का मतलब क्या क्या होता है, और लाइट अगर वेव है तो वेव का मतलब क्या क्या होता है। तो मैं एक छोटा सा तरीका बता देता हूं याद करने का, कि कहीं भी लाइट अगर वेव लिखा हुआ रहे तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि वेव कहने का मतलब ये इंटरफेरेंस,
इंटरफेरेंस को सेटिस्फाई करता है, साथ ही साथ ये डिफ्रैक्शन भी देता है, और साथ ही साथ ये पोलराइजेशन, जितना भी वेव ऑप्टिक्स में टॉपिक था पढ़ना, और रिफ्लेक्शन, है ना, लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन भी होता है, उसी को कहते हैं हम लोग वेव नेचर। उसी को क्या कहते हैं? वेव नेचर। क्लियर? तो लाइट के पास इतने सारे प्रॉपर्टी होंगे तभी उसको कहते हैं वेव नेचर। सीधे सवाल पूछता है कि अगर कोई चीज पोलराइजेशन शो कर रहा है तो वो कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर, और सॉरी वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या हो गया भाई? पार्टिकल है तो इसका मतलब उस पे मास होगा, उसके पास वेलोसिटी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, उसके पास क्या होगा? मोमेंटम होगा, और कुछ होगा? मतलब पार्टिकल के पास जो जो प्रॉपर्टी होता है, वो फोर्स लगाएगा, वो प्रेशर लगाएगा। आपको पता है न्यूटन ने ये तक बता दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, न्यूटन चचा यहां तक बता दिए हैं कि लाइट पार्टिकल तो है और वो फोर्स लगाता है, वो प्रेशर लगाता है, यहां तक बता दिए। ओवरऑल 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 ये कॉम्पटन इफेक्ट देता है। कॉम्पटन इफेक्ट आप शायद केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ये क्या देता है? कॉम्पटन इफेक्ट शो करता है, और साथ ही साथ ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को शो करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को क्या करता है बाबा? शो करता है। इतने सारे प्रॉपर्टी होते हैं किसके? वेव पार्टिकल नेचर के। कोई दिक्कत? आपसे मैं सीधे पॉइंट बाय पॉइंट सवाल लिखा दूंगा ताकि आपको झमेला ना रहे। ठीक है, हर चीज लिखवाऊंगा, हर चीज लिखवाऊंगा। कुछ लिखा हुआ भी सवाल रहेगा लेकिन फिर भी मैं लिखाऊंगा, मैं फिर भी लिखाने वाला हूं भाई। ठीक है, क्लियर? मैं फिर भी आपको लिखवाने वाला हूं, तो बिना किसी का, है ना, बिना, क्लियर? नो दिक्कत सर जी, बताते चलिएगा भाई, दिक्कत होगा तो बताते चलिएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ड्यूअल नेचर में सबसे पहला क्या आता है? इलेक्ट्रॉन का इमिशन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन का इमिशन। और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ही नहीं यार, उसको मतलब हम नहीं देखने वाले, है ना। जिस पॉइंट से यार सवाल भी थोड़े से कम बनते हैं तो उसको हम देख के हम क्या अचार लगाएंगे? क्लियर? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉन का इमिशन। इलेक्ट्रॉन का इमिशन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का इमिशन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन निकालने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, तुम कुछ भी कर दो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गर्म कर दो। सच में? हाँ, ऐसा कोई चीज बना नहीं जिसको गर्म करने से इलेक्ट्रॉन निकला नहीं। यही कलम है, इसको गर्म कर दो यार, इससे सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। उसी को कहते हैं टर्मियोनिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। फील्ड इफेक्ट, खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो, खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो, फील्ड इफेक्ट। कोई दिक्कत? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्लियर? तो हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। मैं सब चीज लिखूंगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? सर हमको पता है। क्या पता है भाई, बता दो। जैसे ये रहा कोई मेटल सरफेस, वाह 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 वाह, इसके अंदर कौन है भाई? घर में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन बेचारा भूखा, है ना। किसका भूखा? प्यार का भूखा, है ना। इलेक्ट्रॉन बेचारे पैसे का भूखा, एनर्जी का भूखा है, एनर्जी का भूखा। एनर्जी, इतना एनर्जी चाहिए इसको, तो बगल से लाइट को गिराया गया कि भाई जा इलेक्ट्रॉन का कुछ मदद कर। तो मान लेते हैं लाइट आया एनर्जी ई से, तो सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दिया भाई, सारा का सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन तिलमिला गया कि अब कहाँ खर्चा करें एनर्जी, तो वो भागना चाहेगा। वो क्या चाहेगा? भागना चाहेगा। लेकिन भागने के लिए उसको रिश्वत, घूस देना पड़ेगा मेटल को, क्योंकि उसके घर में रह रहा है ना भाई, 10 साल से रह रहा है उसके घर में, तो किराया तो देगा ना। नहीं देगा तो मकान मालिक जाने देगा? नहीं। तो जब तक मकान मालिक का पूरा किराया नहीं लौटाएगा, जब तक पूरा किराया मतलब पूरा एनर्जी मतलब पूरा वर्क फंक्शन नहीं दे पाएगा, तब तक ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? तो समझिएगा, सबसे पहला मान लेते हैं उसके पास इतना एनर्जी आया है कि मेटल के वर्क फंक्शन से कम है ना, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। उसके पास इलेक्ट्रॉन के पास हम पैसे कम दिए हैं, मकान मालिक उतना भी पैसा नहीं दे पाए, तो क्या कर सकते हैं?
कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ। दूसरा कहानी ये हो सकता है कि अगर एनर्जी बड़ा हो फाई से तो यश 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 हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन निकल के गया है, इलेक्ट्रॉन निकल के गया है। ठीक है, आप लोग का कमेंट आते रहना चाहिए भाई, समझे कि नहीं समझे? आप लोग का कमेंट आते रहना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भैया अगर एनर्जी इक्वल टू फाई है तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोग कर लेते हैं वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन को लिखते जनरली फाई से, है ना। वर्क फंक्शन होता क्या है वो समझिएगा। ये होता है मिनिमम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी, मतलब मकान मालिक को इतना कम पैसा देके निकल जाए हम लोग वही है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, है ना। वही क्या है आपका मिनिमम एनर्जी ही वर्क फंक्शन कहलाता है। तो एनर्जी ही तो है, इसको लिख सकते हैं आप HF या इसको लिख सकते हैं SC बाई लैम्डा नॉट, है ना, SC बाई लैम्डा नॉट। तो भैया एक बात बताइएगा, अगर वर्क फंक्शन मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी तो मिनिमम ही होगा ना। इसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, इलेक्ट्रॉन निकले। और लैम्डा, तो लैम्डा तो मैक्सिमम होगा क्योंकि इनवर्सली का संबंध है, क्योंकि क्या है इनवर्सली का संबंध है। भाई इसके डेफिनेशन में बहुत सारे सवाल हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। लैम्डा नोट क्या होता है? एक मैक्सिमम लैम्डा जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उसके बाद नहीं हो पाता है। कोई दिक्कत? हाँ, तो मेरा सवाल वो अधूरा रह गया भाई। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और इसमें क्या होगा? तो इसमें भी लिखिएगा यस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। कहने का मतलब जितना पैसा आया सब मकान मालिक को दे दिया और नंगे भुच्चे की तरह चले गए, इलेक्ट्रॉन सरफेस से बस निकल के चला गया, उसके पास कोई एनर्जी नहीं बचा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या बचा? जीरो। क्या बचा? काइनेटिक एनर्जी जीरो रे बाबा, समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? कुछ आइए डेफिनेशन और देखते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये मिनिमम एनर्जी होता है तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, इसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा चूंकि इनवर्सली है तो ये होता है मैक्सिमम वेवलेंथ। ये सेंटेंस में बेसिकली गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम सेंटेंस भी आपको लिख रहे हैं। आगे का कहानी देखिएगा, आगे का कहानी देखिएगा, और आगे का कहानी देखने के लिए सबसे पहले देखिएगा क्या चाहिए? फॉर्मूला। क्या है सर फॉर्मूला? तो सबसे पहला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का है सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ mv²। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हो E इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। बोल दो यार हाँ या ना। बोल दो हाँ या ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हैं सर। और हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि दिस इज योर मेटल सरफेस, जो किसका घर है? इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती रह रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। बगल से एनर्जी आया, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया, इलेक्ट्रॉन भागना तो चाहता है एनर्जी से, पर मकान मालिक को बिना किराए दिए कैसे भाग सकता है ना। तो सुनिएगा, वो जो टोटल एनर्जी आया है, उसी टोटल पैसा जो आया है उसी पैसे में से कुछ देगा मकान मालिक को, वर्क फंक्शन को, और जो बचेगा उस एनर्जी के साथ भाग जाएगा। जितना बचेगा, जितना पैसा बचेगा, सारे एनर्जी के साथ वो लेके भाग जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसी के पास जवाब है? मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये सब सवाल आया हुआ है। तो सर मिनिमम तो जीरो होगा ना। अभी अभी देखें कि उतना ही पैसा आ रहा है जितना उसके पास, मकान मालिक के पास किराया पड़ा हुआ। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? HF। इसका फॉर्मूला अगर HF नॉट डाल देते हैं, और काइनेटिक एनर्जी का यार हाफ mv² डाल दो, वेवलेंथ के टर्म में भी डाल दो, इसके वेवलेंथ में भी डाल दो, और या फिर E इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल डाल दो।
बोलिए हाँ या ना। ये और फॉर्मूला बन गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक चीज देखिएगा, इसमें कहीं भी ना इंटेंसिटी है, ना करंट है, ना फोटो करंट है, ना इंटेंसिटी है, ना डिस्टेंस है। ये सारे फॉर्मूले आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट है। गलती एकदम नहीं होना चाहिए, इनमें से हर फॉर्मूला एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट है। हर एक फॉर्मूला एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे हमने अभी फॉर्मूला देखा, एनर्जी का फॉर्मूला देखा, वर्क फंक्शन का देखा और काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम देखा। तो अगर आपसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, तो पहले दे दोगे वेलोसिटी पे, फिर दे दोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, उसके बाद दे दोगे वो एनर्जी पे। एनर्जी वाले में जानते हो फ्रीक्वेंसी होता है और वेवलेंथ भी होता है। और दूसरा दे दोगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब मेटल सरफेस, किस सरफेस का बना हुआ है। तो इन सब चीजों पे ये डिपेंड करता है क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेवलेंथ, सिर्फ इन्हीं सब चीजों पे। और एक और टर्म है, एक दूसरे से कोई रिलेशन वाला नहीं। क्लियर? यही आपस में एक दूसरे से डिपेंड करता है। सब लोग लिख रहे हैं क्या? सब लोग लिख रहे हैं क्या? फटाफट जवाब दे पहले। कोई दिक्कत यहां तक? अगर बोले कि हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो हमें क्या, काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज करने वाला, पोटेंशियल चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि इनमें से कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो इंटेंसिटी पे डिपेंड करे, है ना, या जो करंट पे डिपेंड करे, या जो डिस्टेंस पे डिपेंड करे। इनमें से ऐसा कोई ऐसा चीज ही नहीं है, कुछ भी ऐसा चीज ही नहीं है जो डिपेंड करता है भाई। ऑब्जेक्टिव सवाल खूब पूछे गए हैं इस पे, हम सवाल भी करेंगे अभी। आइए कुछ, है ना, पढ़ लेते हैं। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ लिया हम लोग। ठीक है, जैसे ये रहा पहला सवाल। अरे बोलो रसाई, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट जवाब दीजिएगा सर। हमको लगता है आप एक फॉर्मूला ना बताएं सर। कौन सा? सर, एनर्जी का एक फॉर्मूला था, क्या था? देखिए, एससी बटा लैम्डा। हम बार बार ये ना लगाएंगे सर, हम नाजुक कली है ना सर, हम ना लगाएंगे। अगर लैम्डा नैनोमीटर में दिया रहेगा ना, तो हम तो सर 1240 लगा देंगे, हमारा सीधे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर लैम्डा एंगस्ट्रम में दिया हुआ रहे तो हम लोग लगा देंगे 12 4 पे डबल जीरो, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर? ये फॉर्मूला सारे टाइप के एनर्जी के लिए वैलिड है, जिसका लैम्डा या तो नैनोमीटर में दिया रहे या वेवलेंथ एंगस्ट्रम में दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आ जाइए सवाल, आ जाइए सवाल। क्या ये सवाल आपसे बनेगा? कितने लोग जवाब देंगे? ए लाइट सरफेस इल्यूमिनेट, वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, किस लिए दिया है? ताकि एनर्जी निकाल सके। सर, अभी तो आप बोले कि नैनोमीटर में रहेगा तो 1240 लगाना, और एंगस्ट्रम में रहेगा तो 12400। तो चूंकि नैनोमीटर में दिया हुआ है ही, तो 400 लगा दीजिए। कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 3.1 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके आगे देखिएगा तो काइनेटिक एनर्जी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फॉर्म टू बी इतना, वाओ, ये काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे क्या पूछ रहा है? वर्क फंक्शन। क्या आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं बच्चा? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा? E माइनस काइनेटिक एनर्जी। E का फॉर्मूला 3.1, काइनेटिक का फॉर्मूला 1.68। कितना आएगा? कुछ आएगा? 10 में से 8 जाएगा 2, और 0 में से 6 जाएगा तो 4, और ये बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लगता है बबीता जी इसका आंसर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, भोलेनाथ इसका आंसर है, भोलेनाथ इसका आंसर है। और सवाल बनवाते हैं। वैसे हम लोग सवाल का प्रैक्टिस करने वाले हैं सुबह सुबह कल, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। कल सुबह 3 क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, मस्त क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर। जैसे छोटे से सवाल और है, एक फोटो एनर्जी E है, वर्क फंक्शन इतना है,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, रेडियस भी पता है, वही रेडियस का समीकरण तो घोड़ा सबको जानता है कि मैग्नेटिक फील्ड वाला रेडियस होता है mb/bq, mb/bq। या फिर आप एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी और नीचे में bq। और आपको पता है एनर्जी का समीकरण, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा E-5, वही डाल दो यार। काइनेटिक कितना डाल दीजिएगा E-5 और नीचे में bq। कोई है ऐसा ऑप्शन? किसी का नहीं आया क्या? आया तो सर लेकिन हम बताएंगे नहीं, लगता है ये आएगा ना डी। सूर्या फंस गया तुम, आत्माराम भाई पहले ऑप्शन में पूरे में रूट है ना, पहले ऑप्शन में पूरे में रूट है। ठीक है, कुछ और सवाल है आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ये एक सवाल बना ही लेते हैं, जैसे ये एक सवाल बना ही लेते हैं हम लोग। क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी सर्टेन फोटोसेंसिटिव मटेरियल का म्यू नॉट है। थ्रेशोल्ड कहने का मतलब वर्क फंक्शन दे दिया है। जब लाइट के पास एनर्जी है 2 म्यू नॉट, मतलब एनर्जी कितना होगा h इंटू 2 म्यू नॉट। अच्छी बात है यार। तब जाके मैक्सिमम वेलोसिटी है v नॉट। v नॉट बोल रहा है? म्यू और v में अंतर नहीं दिखता इसको? तो देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है v नॉट। अब हमने फ्रीक्वेंसी को 5 गुना कर दिया 5h म्यू नॉट, तो अब कितना होगा मैक्सिमम वेलोसिटी? एनीवन? एनीवन? सर हमको फॉर्मूला तो यही पता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं E-5। काइनेटिक एनर्जी में ही वेलोसिटी होता है और इसको लिख सकते हैं h इंटू एफ और इसको लिख सकते हैं h इंटू एफ नॉट। बोलिए हाँ है ना, h इंटू एफ और h इंटू एफ नॉट। पहले के केस में बात करेंगे तो वेलोसिटी था v नॉट का होल स्क्वायर, बाद में ही तो सर निकालना है हमको। तो पहले का अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो वो दुगना था और वर्क फंक्शन तो म्यू नॉट है। बाद में सर हम 5 गुना कर दिए हैं और ये तो वही है। देखिएगा सर ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में 4 बचेगा। आया कि नहीं आया? इधर ये कट जाएगा, क्या बचा v नॉट का स्क्वायर v का स्क्वायर 1/4। तो v नॉट बाई v कितना 1/2 रूट से हो जाएगा। v का मान कितना आएगा? दुगना ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। किसी का आंसर आया था? दुगना ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो रे साईं। अब आता है कुछ ग्राफ। सर ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायमेंशन, ये वही है यार पोटेंशियल का डायमेंशन जैसा तुम निकालते हो। कैसे निकालते हो? वर्क डन बटा चार्ज, है ना। अब आता है ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये तीनों ग्राफ आप याद कर लीजिए, काफी होगा। सबसे पहला ग्राफ किसका है? सबसे पहला ग्राफ किसका है ना? सबसे पहला ग्राफ किसका है? तो उससे पहले रिलेशंस देख लो। उससे पहले क्या देख लो? रिलेशंस देख लो। क्या होता है रिलेशंस? सबसे पहले रिलेशंस इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी का। ये डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करेंट। जितना करेंट हो रहा है उन सब पे डिपेंड करता है, या फिर डिपेंड कर सकता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन। और कुछ था क्या सर? डिस्टेंस के स्क्वायर, यही तो डिपेंड करता था ना। डिस्टेंस के स्क्वायर यही तो डिपेंड करता था। किसके लिए? वो भी याद रखिएगा, पॉइंट सोर्स के लिए याद रखिएगा। वेव में आप पढ़े होंगे। और अगर लाइन सोर्स रहा, कैसा सोर्स रहा बच्चा? लाइन सोर्स रहा, तो सिर्फ डिस्टेंस के इनवर्सली करता है। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना?
और बाकी ऑप्टिक्स पे भी आप पढ़े हैं एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, ओमेगा का होल स्क्वायर, तो ये सब अलग बात है। यहाँ पे जो जो चीजें हैं बस वो देखिएगा। नहीं ना, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। और मैं फिर से बोल दूं, इनमें से कोई सा ऐसा प्राणी, वो जो काइनेटिक एनर्जी वाला चीज था ना, फ्रीक्वेंसी वाला, लैम्डा वाला, वर्क फंक्शन वाला, एनर्जी वाला, वेलोसिटी वाला, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला, इन सब में से कुछ भी डिपेंड नहीं करता। ये गलती नहीं होना चाहिए थ्योरेटिकली। ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है। ये अलग प्रजाति है, वो अलग प्रजाति है। दोनों अलग अलग प्लेनेट पे रहते हैं। ठीक है, दोनों क्या रहते हैं? अलग अलग प्लेनेट पे रहते हैं। जैसे आ गया आपका पहला ग्राफ, है ना? अभी आए हो। जैसे ये हो गया आपका पहला ग्राफ। ये क्या है सर? वेरिएशन ऑफ फोटो करेंट वर्सेस पोटेंशियल। ओए होए होए होए, फोटो करेंट का किसके साथ? पोटेंशियल के साथ। तो सर हमको एक बात बताइए, भूत हूं मैं, सर हमको एक बात बताइए, ग्राफ किसका है? किसका ग्राफ था? करेंट का पोटेंशियल के साथ। करेंट का किसके साथ? पोटेंशियल के साथ। कौन सा करेंट? फोटो करेंट। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा इंटेंसिटी, हाँ यार एक लिमिट तक, लेकिन एक लिमिट तक। जैसे मैं दिखाता हूं, फोटो करेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, बट एक लिमिट तक। एक निगेटिव पोटेंशियल वो एक ऐसा पोटेंशियल जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, जहां पे कोई करंट वरेंट होता है। इस पे ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? ऐसे ला 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 ला, दिस इज योर सैचुरेशन पॉइंट, दिस इज योर सैचुरेशन पॉइंट। इसके ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट हमारा बढ़ने बढ़ने है नहीं। एक और ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं यार यहाँ से, जो पास करे। ला 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 ला, हो गया हो गया हो गया हो गया। एक और कर देते हैं नीचे से, ला 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 ला। हाँ सर, सबका इंटेंसिटी लगभग सेम काहे हो रहा है? सुनिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये नेगेटिव में जो होता है इसी को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल भाई करेंट पे डिपेंड नहीं करता, करेंट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए तीनों बॉडी का सेम है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल करेंट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए तीनों बॉडी का एक ही जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल है। जिसे मान लेते हैं ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। सर अगर ये इंटेंसिटी है तो सर पहला वाला का करंट ज्यादा है, तो पहला वाला का करंट अगर ज्यादा है, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, अगर पहला वाले का करंट ज्यादा है तो पहले वाले का इंटेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। एनी प्रॉब्लम? और स्टॉपिंग पोटेंशियल का करंट बरेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जी मैं अच्छा हूं, आप कैसे हो? हम तो और मस्त हैं, अपना बताओ। है ना? जी हाँ। तो दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, अच्छा सर करंट अलग था तब ना, अगर हम सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज कर देंगे तो इंटेंसिटी कहां चेंज करेगा? है ना? जैसे मान लेते हैं इंटेंसिटी वही है, इंटेंसिटी वही है, बस सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल हम चेंज कर दिए कर दिए कर दिए कर दिए कर दिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करेगा, इंटेंसिटी चेंज नहीं करेगा। जैसे ये ग्राफ किसका है? करंट का किसके साथ? पोटेंशियल के साथ। अगर हम इंटेंसिटी सबका सेम रखेंगे, तो सबका सेम रखेंगे तो सबका ये वाला ग्राफ वही होगा। हाँ इधर आते आते, इधर आते आते ये वाला तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है पहले वाले का। एक और ग्राफ ड्रॉ कर दो यार इधर आते आते, ये दूसरे वाले का बोल देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल दूसरे वाले का। एक और ग्राफ ड्रॉ कर दो यार इधर आते आते। ऐसा क्यों हो रहा है सर? स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है बट इंटेंसिटी सबका क्या है? सेम। क्योंकि अभी अभी बताया कि इंटेंसिटी जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे या काइनेटिक एनर्जी पे या वेवलेंथ पे या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता।
इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, कभी नहीं करता। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, पहला दूसरा तीसरा में? सर स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले का ज्यादा लग रहा है, तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा? जैसे मान लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले का बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, है ना? तो देखो कैसे रिलेशन, देखो एनर्जी का था ना, वर्क फंक्शन प्लस ए इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, यही है एच एफ, वर्क फंक्शन ए इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फ्रीक्वेंसी भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली है, भले वो निगेटिव होता है पर हमको मैग्नीट्यूड लेना है। तो पहले का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, तो पहले का फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और वेवलेंथ पूछेगा तो वेवलेंथ तो इनवर्सली होता है। यही सब ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है भाई, यही सब निगेटिव ऑब्जेक्टिव सवाल होता है। अब इसमें कहोगे कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल निगेटिव है, भाई निगेटिव है, सबको पता है। ठीक है, ये सबको पता है, सबको पता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। लिख रहे हो ना भाई, लिख रहे हो ना? क्योंकि मैं भी लिख रहा हूं, मैं इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप भी लिख सके, मैं इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप भी लिख सके। अगला क्या है, फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ ग्राफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का किसके साथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ ग्राफ। देखिए दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी, और दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ग्राफ के लिए पहले इक्वेशन चाहिए, लिख दीजिए यार। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी में ही फ्रीक्वेंसी होता है, वर्क फंक्शन होता है, और ए इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी किस एक्सिस पे रख रहे हैं, ओहो एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं। ठीक है यार, एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे ही वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं तो मुझे लगता है एच बटा ई इंटू एफ माइनस फाइव बटा ई इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप बाई एक्सिस पे रख रहे हैं, इसको आप एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा स्लोप हो गया, है ना? पूरा का पूरा स्लोप हो गया कितना के बराबर, एच बटा ई। मुझे तो दावे के साथ लगता है इसका स्लोप किसके बराबर, एच बटा ई। और इंटरसेप्ट किसके बराबर, पाई बटा ई। इंटरसेप्ट किसके बराबर, पाई बटा ई। ये याद रहेगा रे बाबा। तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा सर, और उसके बाद ऐसे ड्रॉ कर देना। यही ग्राफ एनसीईआरटी में बना हुआ है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, इसके बाद ही होता। क्या बात है अमित, है ना? ये वही वो फ्रीक्वेंसी है, ये वही फ्रीक्वेंसी है जिसके आगे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इसके पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। कुछ कुछ किताबों में ग्राफ सही दिए हैं और कुछ कुछ किताबों में ग्राफ गलत दिए हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ, जैसे ये ऐसे था और ये ऐसे बन गया, ये वाला पॉइंट कौन सा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ इसको नीचे भी कर सकते हैं, तो ये इंटरसेप्ट हो गया ना, फाइव बटा ई होता है। और जब इसका स्लोप का बारी करते हैं, स्लोप का, तो स्लोप भैया कांस्टेंट है। स्लोप कद्दू किसी भी चीज पे डिपेंड करता ही नहीं है, स्लोप किसी चीज पे डिपेंड करता बढ़ता नहीं है भाई, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी। कोई दिक्कत सर? इस पे सवाल कैसे आएगा, है ना सर? इस पे सवाल कैसे आएगा सर? सवाल देख लो यार, जैसे ये रहा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये रहा फ्रीक्वेंसी, और तीन ग्राफ दिया हुआ है। एक किसका स्लोप ज्यादा है, जल्दी बताइए।
पहला, दूसरा, तीसरा। सर तीनों का स्लोप सेम है क्योंकि सबका स्लोप क्या होता है, सेम। बताइए तो ऑर्डर ऑफ वर्क फंक्शन, सवाल ये पूछता है ऑर्डर ऑफ वर्क फंक्शन, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है और किसका वर्क फंक्शन कम है। तो आपको पता है ना वर्क फंक्शन इंटरसेप्ट होता है, सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन तो भैया लगता है तीसरे का, है ना। सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन किसका है, तीसरे का है। थ्योरेटिकल सवाल, तीसरे का सबसे ज्यादा। बहुत अच्छा। कुछ और ग्राफ है फोटो करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ, आपको बता चुके हैं यार, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता नहीं है, उसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसके आगे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उसके पहले तो होता ही नहीं। और दूसरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी के साथ कोई संबंध नहीं। इंटेंसिटी, करेंट, फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इन सब में आपस में कोई संबंध है ही नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल जस्ट एक निगेटिव पोटेंशियल होता है जहां पे करंट आपका सीधे जीरो है ना, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। कोई दिक्कत? ये ग्राफ से ज्यादा एनसीईआरटी का पॉइंट याद रखिएगा, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये एक पार्टिकल नेचर है। ये कौन सा नेचर है जो हम लिख रहे हैं, उसको तो एकदम लिख लेना है आपको। ये एक पार्टिकल नेचर है। कितना समय लगता है इलेक्ट्रॉन को निकलने में, तो 10 का पावर -8 सेकंड से भी कम। एनसीईआरटी का डाटा। आप कहोगे सर यहाँ 10 का पावर -9 लिखा हुआ है, अरे भैया इससे कम है, इससे भी कम है। और इतने समय से अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो निकला, नहीं तो गया काम से। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो निकलती है उसकी टाइम 10 का पावर -8 सेकंड से भी कम होती है। तो दिक्कत? जैसे ये रहा एक सवाल, मुझे बताइएगा ये सवाल क्या कहता है, सर एक फोटो सेल है रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सोर्स प्लेस्ड एट 1 मीटर, पहले 1 मीटर पे, अब अचानक से 2 मीटर, लगता है डिस्टेंस बढ़ गया, है ना। लगता है डिस्टेंस बढ़ गया मेरे भाई, लगता है डिस्टेंस आपका डबल हो गया। कितने बच्चों को पता है डिस्टेंस डबल तो सिर्फ इंटेंसिटी ही चेंज करता है, क्योंकि यही होता है डिस्टेंस का होल स्क्वायर। जब डिस्टेंस डबल, तो डबल का होल स्क्वायर मतलब 1/4 टाइम्स, है ना। इंटेंसिटी कितना हो गया सांभा, 1/4 टाइम्स। और आपको पता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन यही तो है फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन इसी पे तो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, ये भी क्या हो जाएगा 1/4, ये भी क्या हो जाएगा 1/4। फिर से मैं बता दूं काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कुछ नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं, लैम्डा कुछ नहीं, क्योंकि इन सब चीजों पे काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म डिपेंड नहीं करता। धूम मचा ले, इन सब चीजों पे काइनेटिक एनर्जी वाला चीज डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, तो ये तो तुम बता दो यार, ये तो तुम बता दो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट क्वांटम नेचर, मतलब पार्टिकल नेचर। क्वांटम नेचर का मतलब क्या होता है, पार्टिकल नेचर। क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, एकदम सही है यार। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांट भाई ये क्यों लगा दिया मिल्कियंस का एक्सपेरिमेंट यहां क्यों लगा दिया। मैक्सिमम एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये भी सही है। Even metal surface is faint illuminated, the photoelectron leave the surface immediately। भाई 10 का पावर -7 सेकंड से भी कम, ये तो सबसे फास्ट है ना, ये भी सही। तो 1, 3, 4 इसका आंसर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है रे बाबा? नहीं ना। अब कुछ सवाल है जो हम लोग स्पेशल क्लास में करेंगे, जैसे ये सवाल तो अभी करेंगे, है ना, ये सवाल तो भैया अभी करेंगे।
ये सवाल तो अभी करेंगे। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल ऑन ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इज इन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। अगर इंटेंसिटी को हम डबल करते हैं, हमें इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी में कोई रिश्ता नहीं है, अगर आप इंटेंसिटी को डबल करते हैं तो ये जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है ये आपका सिर्फ डबल होगा। काइनेटिक एनर्जी कद्दू कुछ भी चेंज नहीं करने वाला ना। तो एन आपका क्या हो जाएगा डबल, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगा सेम। कोई दिक्कत? एन हो जाएगा डबल बट काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगा सेम। बताते जाओ बताते जाओ। अगला देखिएगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीज। हाँ, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है, क्या कांड करें? तो फॉर्मूला तो यही होता है, इसमें यार HF होता है या चाहो तो SC/λ लिख दो। सर अगर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है, वही है ना इंक्रीज, अगर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा दो या वेवलेंथ को घटा दो। लगता है वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीज। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम लोग सवाल बनाते भी चल रहे हैं और बनाते बनाते हम लोग पहुंच भी जाएंगे कहाँ पे, है ना। और कल सुबह प्रैक्टिस कर करके हम लोग कल्याण भी कर लेंगे इस टॉपिक का, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक आता है क्वांटम नेचर। क्या आता है? क्वांटम नेचर। जानते हो क्या होता है? हाँ सर हमको तो पता है। क्या होता है, कोई बताएगा? ये पार्टिकल नेचर है, फोटोन का प्रॉपर्टी है भाई। ये फोटोन का क्या है? प्रॉपर्टी होता है। तो फोटोन का प्रॉपर्टी तो हम याद होना चाहिए जैसे से हमको याद है। सबसे पहला, अब ये सवाल मत पूछना कि फोटोन सर पार्टिकल है कि वेव है। ये ऐसा गधा है कि पहले पार्टिकल था और अब वेव है, ठीक है? ये सब है। तो सबसे पहले फोटोन का एनर्जी क्या होता है? SC/λ, या इसको लिख सकते हो HF, या फिर आप 1240 लगा दीजिए, लेकिन लैम्डा नैनोमीटर में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, या 12 4 पे 00 लगा दीजिए, लैम्डा एंगस्ट्रम में, और ये भी किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कोई दिक्कत? सबसे पहला फॉर्मूला तो यही बन गया। दूसरा फॉर्मूला बनता है मोमेंटम का। किसका? मोमेंटम का। मोमेंटम को भी P से लिखते हैं ना, इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी बाई C, एनर्जी बाई C। और अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो 1 + R भी लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? 1 + R भी लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत? और गलती से मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है जो हम लोग ड्रिबोगली को पढ़ेंगे, H/λ। क्या होता है? H/λ। एनी प्रॉब्लम? बोल दो यार, कोई प्रॉब्लम? मोमेंटम हो गया, मोमेंटम हो गया नहीं ना। दूसरा, इसका रेस्ट मास कितना होता है? रेस्ट मास ऑफ फोटोन जल्दी बताइएगा कितना होता है? सर कुछ नहीं होता। और चलता है तो, चलता है तो हाँ वो कुछ होता है ना। रेस्ट मास तो 0 है और चलता है तो कुछ ना कुछ मास होता है, चलता है तो कुछ ना कुछ मास होता है। और ये मूविंग मास निकालते कैसे हैं? रेस्ट मास तो 0 है तो मूविंग मास कैसे निकालते हैं? अरे वो सिंपल सा समीकरण E = mc², तो यहां से m निकाल लीजिएगा। कैसे? E/c²। रेस्ट मास 0 है लेकिन चलेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी मास होगा, तो वो कैसे निकालते हैं? E/c²। आप कहोगे ना सर हम SC/λ डाल देंगे तब, तो भाई डाल दोगे तो फॉर्मूला ये हो जाएगा H/λc। क्या दिक्कत है? हाँ अच्छा, एक छोटा सा फॉर्मूला और दे रहे हैं आपको, इसको जरा हल्के में नहीं लेना है आपको, ठीक है? इसको आपको हल्के में लेना होना नहीं। कौन सा फॉर्मूला सर? अरे मोमेंटम का फॉर्मूला देखे, मास इंटू वेलोसिटी और H/λ था।
यहां से भी आप मास निकाल सकते हैं, H बटा m लैम्डा। और सेम ही तो है, सेम है ना, C, H बटा m C, है ना, एकदम सेम ही आ गया सब। m निकालना है तो H बटा लैम्डा C, देख रहे हो। तो चाहे आप नाक ऐसे छुएं या ऐसे छुएं, बात एक ही है। हम सारे जिससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं, हम उसी पॉइंट को टच कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली हम बस उसी पॉइंट को टच कर रहे हैं। अरे बाबा, कोई दिक्कत? यू हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं ना सर, और भी तो कुछ लाइन था। हाँ हाँ, कुछ और भी था, तो वो भी तो लिखाइए। लिखा देते हैं यार, काहे नाराज होते, लिखा देते हैं। अगला, फोटोन ट्रेवल विथ, फोटोन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड ऑफ लाइट। विथ किसका? स्पीड ऑफ लाइट, ना स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलता है और ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन। अगला पॉइंट क्या लिखाइएगा सर? अरे हम लिखाते हैं ना, काहे चिंता करता है। अगला पॉइंट ये है कि फोटोन इज चार्जलेस। ओ माय गॉड, कोई चार्ज ही नहीं है, हेंस इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड इन, इज नॉट डिफ्लेक्टेड इन कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज है ही नहीं तो कहां से डिफ्लेक्ट करेगा भाई? चार्ज जब है ही नहीं तो कहां से डिफ्लेक्ट करेगा? मातो जी का दलान है। अच्छा, लाइक कंजर्वेशन, मास का कंजर्वेशन जानते हो ना, कि टोटल मास, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ फोटोन होता है क्या? कंजर्वेशन ऑफ फोटोन इज मीनिंगलेस। ये क्या है? मीनिंगलेस टर्म। भाई टोटल नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट रहेंगे, ये पूरा मीनिंगलेस चीज है, ऐसा दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बोलो हाँ या ना, यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? बोल दिया करो, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। क्लियर है चीज? बोल दो। हाँ क्लियर है सर। अब आगे पढ़िए, आगे बढ़ते चलिए। कुछ सवाल, जैसे पहला सवाल, क्या आप जवाब दे दीजिएगा? सीबीएसई पीएमटी का सवाल है। एनर्जी ई है, fall normally on a perfectly रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब आर का मान पूरा एक है ना, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो आर का मान पूरा एक है। कितना मोमेंटम होगा? आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला? अभी अभी आपको लिखाया है, अभी अभी आपको लिखाया है। क्या होता है फॉर्मूला? लगाओगे? देखते हैं कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने का कमेंट आता है, जरा ये देख लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? E बटा सी इंटू 1+r। E बाई सी फिक्स है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, तो r का मान 1, 2E बाई सी, है ना, 2E बाई सी। याद रहेगा? बहुत अच्छा, दम लगाते चलिएगा। अगला सवाल देखते चलिएगा। फोटोसेल, जैसे फोटोसेल का मेन काम क्या है? फोटोसेल का मेन काम क्या है? लाइट जो आता है ना, लाइट आया, उसी से हमें क्या मिलने वाला है? एनर्जी। लाइट आया और उसी लाइट से हम लोग सारा कांड कर देते हैं।
है ना। तो क्या करता है वो, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करता है, इसको लिख लीजिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो सेल क्या करता है काम, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिख लो, हम भी लिख रहे हैं, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई दिक्कत, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन विच इज कॉल्ड एज मैटर वेव, मतलब ट्रिबोगली का वेवलेंथ। किसका वेवलेंथ बच्चा, ट्रिबोगली का वेवलेंथ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, ट्रिबोगली का वेवलेंथ। तो ट्रिबोगली का वेवलेंथ के लिए फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। तो सर सब याद कर लें, हाँ सर आप याद किए, हाँ हम भी याद कर लें, हाँ बिना किसी शंका के, हाँ। और यही है इस टॉपिक का सबसे लास्ट टॉपिक, है ना। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहने का मतलब लाइट के पास वेव भी है, पार्टिकल भी है। सर ये वही है जो आप स्टार्टिंग में लिखा है, पार्टिकल भी है, वेव भी है। पार्टिकल में क्या क्या होता है, उसके पास मास होता है, वेलोसिटी होता है, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, फोर्स, प्रेशर, क्वांटम इफेक्ट शो करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सब शो करता है। और वेव नेचर में सिर्फ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो करता है। ये वही है, इसमें से कुछ भी नया नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा हम कलम ही उल्टा पकड़े हुए थे, देखो क्या खुल गया, खुला नहीं बंद हो गया। सोचो 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 सोचो, क्या से क्या हो गया। आइए फिर से आ गए, हमें क्या दिक्कत है कि नहीं। यस सर, तो ड्यूअल नेचर वही है सर। तो क्यों ना ड्रिबोगली को पढ़ लिया जाए, चार्ट लिया जाए। ड्रिबोगली एक ऐसे चाचा थे, देखो पहले न्यूटन आया बोले कि लाइट पार्टिकल है, फिर हाइजिन आया वो बोला कि नहीं लाइट वेव है, यंग्स आया बोला कि नहीं लाइट पार्टिकल है, डीबे आया बोला कि लाइट पार्टिकल, मतलब पगला गया सब साइंटिस्ट। यंग्स बोला था लाइट वेव, सब साइंटिस्ट पगला गया कि अब क्या होगा। तो ड्रिबोगली लास्ट में आए, है ना। कौन आए, ड्रिबोगली लास्ट में आए, उन्होंने बोला कि लड़ मत, जो भी चलेगा ना, जो भी चलेगा भैया, पार्टिकल भी होगा वेव भी होगा। इनफैक्ट उसको एक सिंपल सा नाम मैटर वेव दे दिया, ठीक है। तो सर लिखेंगे क्या वो तो समझाइए, लिखेंगे क्या वो तो समझाइए। तो ड्री ब्रोगली वेवलेंथ, इन्होंने कंसेप्ट दिया है मैटर वेव का। किसका दिया है, मैटर वेव का। कुछ तो मैटर है वेव में, कुछ तो मैटर है दया। और इन्होंने बोला ए मूविंग पार्टिकल, ए मूविंग पार्टिकल सो वेव नेचर जा, यानी कि पार्टिकल कोई होते हुए वेव नेचर हो गया भाई, समझे। पार्टिकल होते हुए क्या हो गया, वो वेव नेचर हो गया। बड़ा अच्छा चीज है। इन्होंने एक समीकरण भी दे दिया कि जो लैम्डा होता है वो h/p होता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, लैम्डा होता है वेव लेंथ, वेव का प्रॉपर्टी, और मोमेंटम होता है पार्टिकल का प्रॉपर्टी। इन्होंने एक ऐसा संबंध बनाया, एक ऐसा रिलेशन बनाया जिसमें वेव और पार्टिकल दोनों एक साथ आ गए। समझे कि नहीं समझे, वेव और पार्टिकल क्या आ गया, दोनों एक साथ आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है सर, इसका वो लंबा वाला फॉर्मूला सबको वैसी का इंतजार था क्या, लंबा वाला फॉर्मूला। अरे लंबा वाला फॉर्मूला किसी को इंतजार है, जिसका इंतजार था वो आ ही गया है। ये फॉर्मूला तो बच्चे बच्चे को याद है, इसके आगे वाला वही h/m भी कर देंगे यार, अरे वाह। काइनेटिक एनर्जी में क्या कर देंगे, वही मोमेंटम को लिखते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है सर, 2m काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे यार। उसके बाद पोटेंशियल के टर्म में तो काइनेटिक एनर्जी होता है ना चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है सर। और टेम्परेचर के टर्म में, तो टेम्परेचर के टर्म में क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी को लिखिएगा 3/2 इंटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, तो 3/2 कर दो, बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। क्या दिक्कत है, क्या ये फॉर्मूला सबको याद है, और नहीं याद है तो याद रखना। सर कब कौन सा लगेगा भाई मैं बता दूं, जब जो चीज दिया रहेगा वही लग जाएगा।
अगर काइनेटिक एनर्जी बोला सेम है तो सीधे काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला H/2m के, है ना। अगर बोलेगा पोटेंशियल सेम है तो भैया सीधे पोटेंशियल वाला फॉर्मूला, बोलेगा मोमेंटम सेम है तो सीधे मोमेंटम वाला फॉर्मूला, बोलेगा सिर्फ सीधे काइनेटिक एनर्जी सेम है तो सीधे काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला। बहुत अच्छा सूर्या। रेडियस भी वही फॉर्मूला था ना, जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो पाथ उसका सर्किल हो जाता है, और रेडियस का फॉर्मूला भी वही होता है mv/bq। mv को आप मोमेंटम लिख दीजिए, और आप जानते हैं मोमेंटम को लिखते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी, नीचे में bq, और काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल, नीचे में bq, और फिर काइनेटिक एनर्जी को भी वही लिख दीजिए टेम्परेचर के टर्म में, तो 2m 3/2 बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो दोनों फॉर्मूला एक पैटर्न का होता है, अगर एक याद कर लिया तो दोनों सवाल बनने का उम्मीद तो है भी। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। हम कोई भी फॉर्मूला में छलांग लगा सकते हैं, हम कोई भी फॉर्मूला में छलांग लगा सकते हैं। ड्रिबोगली, आपको बता दें ड्रिबोगली को इस चीज के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला है, जा सही में ड्रिबोगली को इस चीज के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला है, पता है क्यों? क्यों? तो ड्रिबोगली ने फॉर्मूला ये दिया था H/P, ठीक है, और इन्होंने पता है प्रूफ कैसे किया, मैं बताता हूं। नोबेल प्राइज नहीं मिला है, क्यों मैं बताता हूं। फोटोन है ना, फोटोन का अब इसका पहले जानकारी कौन दिया, मैक्स प्लैंक क्वांटा। उन्होंने बोला क्या बोला कि सर मोमेंटम का फॉर्मूला तो होता था H/c, हाँ क्या होता था H/c। एनर्जी का फॉर्मूला भैया कौन 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 मैक्स प्लैंक क्वांटा, उन्होंने बोला Sc/λ होता है, c से भागा दे दो H/λ, तो यहां से लैम्डा क्या आ गया H/p। यही प्रूफ करके लाए हैं कौन, ड्रिबोगली। तो इसके लिए नोबेल प्राइज थोड़े मिलेगा, सारा क्रेडिट तो हो जाता है मैक्स प्लैंक क्वांटा, सारा क्रेडिट किसको जाता है, मैक्स प्लैंक क्वांटा, ड्रिबोगली का थोड़ी जाता है। आज तक ड्रिबोगली को एक दो साइंटिस्ट छोड़ के कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं किया। पहला कौन, पहला कौन, पहला कौन, डेविएशन जर्मर, डेविएशन जर्मर। सिर्फ एक यही महाशय हैं, सिर्फ एक यही महाशय, मैं सुनाता हूं पूरी कहानी, सिर्फ एक यही महाशय हैं जिनपे लिखाता है सपोर्ट ड्रिबोगली वेवलेंथ, ड्रिबोगली वेवलेंथ, है ना। और ये एक्सपेरिमेंट कितने पे हुआ था, किसी को याद है? 50 डिग्री पे और 54 वोल्ट पे, 54 वोल्ट पे। और तुम लोग है ना, मैं जो बोला दूसरा दूसरा पे जरा कहानी सुनिएगा। दूसरा एक है बोर मॉडल, नाम सुने हैं बोर मॉडल? बोर मॉडल का नाम सुने हैं? बोर मॉडल का नाम सुने हैं? बोर मॉडल में एक चीज दिया गया था, एल का फॉर्मूला mvr इज इक्वल टू nh/2π। जरा ध्यान से देखिएगा, इधर ले आओ 2πr और n है, इधर ले आओ mv, पता है 2πr हो गया और n इंटू इसको h/mv, h/mv को क्या लिख सकते हो, अरे सर ये लिख सकते हैं h/p है ना, ये हो जाएगा ड्रिबोगली वेवलेंथ, ये क्या हो जाएगा ड्रिबोगली वेवलेंथ। तो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जा चुका है, क्या चीज, 2πr इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, n इंटू लैम्डा। मैं बताता हूं इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें ये लिखा जाता है ड्रिबोगली सपोर्ट बोर मॉडल, है ना। भाईस वर्षा तो हम लोग कर ही देंगे, सुनो ना कहानी सुनो ना, कहानी सुनो ना, हम लोग 22 वर्षा तो कर देंगे ना। ड्रिबोगली ने बोर्ड को सपोर्ट किया तो बोर्ड ने ड्रिबोगली को सपोर्ट किया, बट एक्चुअली में सिर्फ ड्रिबोगली ही सपोर्ट करता है बोर्ड को, बोर्ड नहीं सपोर्ट करता, बोर्ड नहीं सपोर्ट करता।
तो भाई सुन लो, इसीलिए अपना होना चाहिए, किसी का कंटेंट चुरा के काम करना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ड्रिबोगली ने यही काम किया, उनको कोई नोबेल प्राइज इसके लिए नहीं मिला, ठीक है। और भी साइंटिस्ट हैं दुनिया में, लेकिन क्या करें। डेविसन जर्मर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, जे थॉमसन के है ना पोते होते थे शायद, उन्होंने सपोर्ट किया ड्रिबोगली को, बोर चचा ने भी सपोर्ट किया किसको, ड्रिबोगली को। अब आती है कुछ सवाल की बारी, और सवाल से पहले इसकी बारी, किसको किसको ये डाटा याद है, नहीं याद है तो आज ही याद कर लें, जाकर कॉपी में लिख के दीवार में चिपका लें और इसको याद कर लें, ठीक है। कॉपी में जाकर दीवार में चिपका लें और उसको क्या कर लें, याद कर लें। क्या चीज सर, ड्रिबोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला याद है ना, H/2m चार्ज इनटू पोटेंशियल। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन का H पता है, मास पता है, चार्ज पता है, तो क्यों ना इसको याद कर लें। इसका होता है 150/v एंगस्ट्रॉम, जिसको लिख सकते हैं 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। ये बहुत यूज होता है। कहने का मतलब कुछ कुछ ऐसे डाटा हैं जिसको सॉल्व करके आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखेंगे सर, क्योंकि आपको सवाल बनाना है, क्योंकि आपको क्या बनाना है, सवाल बनाना है। वही यहाँ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का कितना 12.27/√v, प्रोटॉन का कितना 0.286/√v, ड्यूट्रॉन का कितना 0.202 और अल्फा का कितना 0.101। ये जनरली डबल होता है इसका, ठीक है। अनचार्ज में न्यूट्रॉन का ये भी याद रखना पड़ेगा एनर्जी के टर्म में, और थर्मल न्यूट्रॉन का याद रखना पड़ेगा टेम्परेचर के टर्म में। क्या ये डाटा सबको याद हो जाएगा? अगर ये याद नहीं हुआ, टेक स्क्रीनशॉट रे बाबा, टेक स्क्रीनशॉट, इसको अपने कॉपी में डालो। ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हद से ज्यादा, ठीक है। इसको आज ही हम जानते हैं, अभी तक आपको ये याद नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का याद होगा, ना अल्फा याद होगा, ना न्यूट्रॉन याद होगा, ना प्रोटॉन याद होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप याद कर लें, समझें, अभी के अभी, आज रात ही खत्म कर लें, ठीक है। चलिए कुछ सवाल देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। सबसे पहला सवाल सीबीएसई 2015 का, चलिए, पानी पीने का अलग ही मजा है। हाँ, पी और लैम्डा में कैसा संबंध, तो लैम्डा का फॉर्मूला तो H/P होता है, तो ग्राफ तो इनवर्सली का होगा, है ना। अच्छा, सवाल में यही थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, मुझे ये भी बता दीजिएगा, log P/ log लैम्डा का कैसा संबंध, ln P ln लैम्डा का कैसा ग्राफ होगा? कितने बच्चे जवाब देंगे? ln P ln लैम्डा नहीं, पूरा बोलो, स्लोप उलोप सब बताओ, स्लोप उलोप सब बताओ, स्लोप उलोप सब बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव सब बताओ। तो याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू H/P, है ना। हाँ सर, होता तो है, यानी कि P इंटू लैम्डा, H यानी कि कांस्टेंट, लॉग लगा दीजिएगा तो P इंटू लैम्डा कांस्टेंट। अब log A इंटू बी है, इसको लिख सकते हैं log A प्लस log B इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको रख रहे हैं बाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, है ना। इसका स्लोप क्या हो गया, निगेटिव। ग्राफ तो ऐसे होता है, लेकिन स्लोप क्या होता है, निगेटिव। ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, विथ नेगेटिव स्लोप। क्लियर है? ये सवाल भी आता है, जब ये आ चुका है तो इसको आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, चलिए ये बताइए तो, और बाकी सारा सवाल हम लोग कल करते हैं, कल से करना ही है सवाल हम लोग को, ठीक है। कल से हम लोग को सवाल करना ही है। आपको हम टाइम भी दे चुके हैं, सुबह 7 से 9 हमेशा स्पेशल क्लास, 10 बजे से प्लस क्लास। इतना देर में यार एक चैप्टर, समझ रहे हो, 2.5 घंटा, 3.5 4 घंटा हो गया। 4 घंटे में एक चैप्टर का इतना सवाल हो जाएगा कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते।
तो थ्योरी वाली लेक्चर आपको यूट्यूब पे कर लेनी है और साथ ही साथ प्रैक्टिस वाली चीज कहाँ करनी है, अनअकैडमी की पोल वाली क्लास। ठीक है, हाँ ये है अल्फा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ सेम मोमेंटम है रे बाबा। भाई मोमेंटम के केस में तो यही फॉर्मूला होता है, जब मोमेंटम ही सेम है, एच सेम है, मोमेंटम भी सबका सेम है, तो लैम्डा ही सेम हो गया। ये तो सभी का लैम्डा सेम हो गया भाई। नहीं, ये तो मतलब हर एक प्रजाति का लैम्डा क्या हो गया, सेम हो गया है कि नहीं? यस सर, बोलिए हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, है ना? तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मैक्सिमम हाईएस्ट वेटेज का चैप्टर हम लोग कर लेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, क्लियर? तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना? वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट जरूर किया करें क्लास के बाद कि सर क्या हुआ, क्या कमी रह गया। प्रैक्टिस के लिए आपको पता है सुबह 7 से 9 अनअकैडमी की स्पेशल क्लास और साथ ही साथ प्लस की क्लास सुबह 10 बजे से। ठीक है, यानी कि 4 घंटे का प्रैक्टिस होगा, बवाल मचा लो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।